Everyone, welcome back to the channel. So in today's video we are gonna start with the top हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे एंड इसकी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू गाइस कि ये इसके जो मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं वो कैसे कैसे हैं, क्या हैं एंड उसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, ये सब पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ये वाला लेक्चर यहीं ख़त्म हो जाएगा बिकॉज शॉर्ट रखूँगी ताकि आप लोग को हर चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाए एंड आपको बर्डन ना हो, मतलब ऐसे दिमाग में चीज़ों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग सिर्फ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में ही पढ़ेंगे एंड उसकी जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये बोलता क्या है? सो इट स्टेट्स दैट इन अ लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन एलेलिक फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ़ पॉपुलेशन इज़ फ्री फ्रॉम। ठीक है, तो सिंपली ये बोलता है कि जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी रहती है ना पॉपुलेशन में, वो रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में, रैंडमली मेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ठीक है, रैंडमली मेटिंग अगर तुमको लिखना हो कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, तो यू विल राइट एंड यू विल मेंशन दिस पर्टिकुलर वर्ड रैंडमली मेटिंग, दिस इज़ अ की वर्ड। ठीक है, तो ये बोलता है कि इन अ लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी रहती है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पर कब? सिर्फ़ और सिर्फ ये तब हो सकती है जब जो पॉपुलेशन है वो फ्री रहेगी इन सब चीज़ों से। कौन कौन सी चीज़ों से? नेचुरल सिलेक्शन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, म्यूटेशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से एंड जेनेटिक माइग्रेशन से। एक एक करके मैं आपको सब चीज़ क्लियर करूँगी, बस आगे वीडियो में आप देखते जाओ। ठीक है, अब देखो एलील क्या होता है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ को लेके। तो एलील जो है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है। ठीक है, मान लो ए है, तो यहाँ पे जो ए है दैट इज़ डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज़ रेसेसिव। तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो ए हो जाएगा दैट कैपिटल ए क्या हो जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल ए हो जाएगा हेट्रोजाइगस। देन स्मॉल ए स्मॉल ए हो जाएगा होमोजाइगस रेसेसिव। अब देखो, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना एक बार सिखा देती हूँ आपको ताकि आपको ईजी हो आगे पढ़ने में। देखो क्लासरूम में मान लो कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 6 बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, 3 बच्चों को वेनिला आइसक्रीम पसंद है एंड 1 बच्चे को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चॉकलेट आइसक्रीम की फ्रीक्वेंसी निकालूंगी तो जितने बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है डिवाइडेड बाय, ये क्या बना दिया मैंने, दैट इज़ 6 भाई 6 था वो, एंड डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी बच्चे होंगे। ठीक है, दैट इज़ 10। तो यहाँ पे 6/10 करेंगे तो विच इज़ 0.6% इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, दैट इज़ 60% फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी को, जो आपको बहुत पहले से पता होगा, मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेसिक बता दिया आप लोगों को। नाउ अब देखते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इक्वेशन, एक्सप्रेशन बोल सकते हो। यहाँ पे P + Q = 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोग को। जो P है, देखो P एंड Q आर एलीलिक फ्रिक्वेंसी, या फिर बोल सकते हो एलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए यहाँ पे, यानी कि ये जो कैपिटल P है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड स्मॉल q यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। ठीक है, अब देखो फ्रिक्वेंसी ऐसे भी देख सकते हो कि ये होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, P + Q का होल स्क्वायर इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो P + Q का 1 होता है, तो वैसे ही P + Q का होल स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 का स्क्वायर आएगा, दैट इज़ एक्चुअली 1 ओनली। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इजीली आप लोग समझ सकते हो। एंड अब बात करती हूँ मैं इसकी, होता क्या है ये P + Q का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे P + Q का होल स्क्वायर करने से क्या आता है? P² + 2PQ + Q का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो होता ये है कि जो P का स्क्वायर है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, देन 2PQ इज़ एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस एंड जो ये Q का स्क्वायर इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है,
यहाँ पे ना कुछ कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा तुमको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग को अगर कुछ थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा डिफ़िकल्ट, तो इसको थोड़ा सा 2 बार ही देख लेना लेक्चर्स को, फिर तुमको ईज़िली समझ में आ जाएगा। या फिर तुम लोग अगर बॉटनी में जो आगे मैं पढ़ाऊँगी तुम लोग को, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, इन सब में तुम लोग को बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन टॉपिक्स की। तो प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस तुम लोग पढ़ते जाओ। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ डायग्राम के फॉर्म में भी मैंने बताया है, थोड़ा सा निमोनिक काइंड ऑफ। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल करेंगे अपन, उसके बाद ओवर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लेक्चर। देखो भाई कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, ठीक है। सबसे पहला आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे अफेक्ट करता है मैं आपको बताती हूँ। देखो हम लोग को ये बोला गया है ना कि यहाँ पे रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। अगर उसमें जो है नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एज वेल एज जेनेटिक जीन माइग्रेशन ना हो, तो ये अगर आने लगेंगी उनमें, तो उनमें अफेक्ट हो जाएगा। वो उनकी जो कांस्टेंट जो है एलेलिक फ्रीक्वेंसी वो नहीं रह पाएगी कांस्टेंट। क्यों नहीं रह पाएगी भाई, देखो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो नेचुरल सिलेक्शन एक ही बंदे का हो रहा है, यानी कि उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो उन सब की स्पीशीज़ में जो लोग अडेप्ट कर पा रही हैं आगे की सिचुएशन को, उन्हीं में नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, उन्हीं की प्रोजेनी आगे बढ़ रही है। तो उन्हीं में क्या बोलते हैं, एक ऐसा आ जा रहा है कि वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं, फिर उन्हीं में ही आगे जो है उनका जनरेशन बढ़ेगा। तो जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो तो भाई पूरा पीछे छूट जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी तो पूरी पूरी गायब हो जाएगी। तो ये अगर आया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन होता है तो अफेक्ट करता है वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को। दूसरा आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। यानी कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, स्पेसिफिकली अगर बात करती हूँ ह्यूमंस की, ह्यूमंस में क्या होता है, ओवा एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो उस टाइम पे फ्यूजन हो रहा होता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि बोल सकते हो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वेरिएशन आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है ना, इसमें लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, उसको डिवाइड कराते हैं जनरेशन के लिए। उसके बाद हम लोग एक टाइम पे क्या करते हैं ना, वो जो जिस कॉलोनी में, या फिर बोल सकते हो कि जिस मीडियम में ग्रो कर रही होती है, जिस कॉलोनी में ग्रो कर रही होती है, उस मीडियम को हम लोग चेंज कर देते हैं। एंड उस मीडियम में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं उनको एंटीबायोटिक मीडियम में, वो चेंज कर देते हैं। तो जब एंटीबायोटिक मीडियम अपन चेंज कर देंगे, तो होता ये है कि उनमें से जिनके अंदर पहले से कुछ कुछ म्यूटेशन है वही सरवाइव कर जाएंगी, एंड फिर उन्हीं का क्या बोलते हैं, आगे उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो इन सब के चलते जो है अफेक्ट हो रही है, क्या अफेक्ट हो रही है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी। अब देखो फोर्थ पॉइंट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके चलते भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अफेक्ट होती है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस किस के चलते आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है नेचुरल कलैमिटी हो गया, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हो गए, यानी कि ह्यूमन एक्शन बोल लो, एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन से आ गए, ये सब से क्या आते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट आते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाउंडर्स इफेक्ट पे, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है फाउंडर इफेक्ट एंड दूसरा होता है बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। पहला जो है फाउंडर्स इफेक्ट में, इसमें क्या होता है तुम लोगों को इसका ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, मैं फिर भी आपको बताती हूँ अच्छे से। तो हम लोगों ने डार्विन फिंचेस के बारे में मैंने बार बार बताया है, बहुत क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि जो स्मॉल ब्लैक बर्ड थी, जो कि ओरिजिनली सीड ईटिंग थी, जो कि मेन लैंड में रहती थी साउथ अमेरिका के, वो फ्लाई करके आती हैं गैलापागोस आइलैंड पे, एंड उनका रैंडम लॉस हो जाता है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका के मेन लैंड में उनका रैंडम लॉस हो जाता है, क्योंकि ना वो ट्रैवल करके आ गई होती हैं गैलापागोस आइलैंड पे। तो जब वो गैलापागोस आइलैंड पे आ गई, तो वो जो बर्ड आई उन्हीं को फाउंडर्स पॉपुलेशन बोला जाता है।
एंड जब वो गैलापागोस आइलैंड पे आई तो उनको जब सर्वाइव करना था, उस टाइम पे सर्वाइव करने के लिए उनको कुछ कुछ अडेप्टेशंस लाने पड़े अपने अंदर में। तो उन्होंने बहुत सारी स्पीशीज़ को फॉर्म कर लिया एज़ द फूड दे ईट, ठीक है, कि जिस फूड के बेसिस पे वो लोग फीड करते थे उस बेसिस पे उन्होंने स्पीशीज़ ही बना डाली अपनी, टाइम टू टाइम ऐसा हो गया। देखो दूसरा आता है बॉटल नेक इफ़ेक्ट। बॉटल नेक इफ़ेक्ट में ये होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, दैट इज़ फूड, अर्थक्वेक या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मान लो, ह्यूमन हंटिंग से मेजरली ये होता है। रैंडम लॉस ऑफ जीन हो गया। इनसे होता क्या है ना, देखो यहाँ पे मैंने बताया है बॉटल नेक, ठीक है। ये जो बॉटल में होता ये है कि ये वाली जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बॉटल का बड़ा वाला जो चौड़ी होती है वो वाला पार्ट है, एंड दिस इज़ द, हाँ ये वाइडर पार्ट है एंड ये वाला इसका पतला वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो बॉटल हम मेजरली ऐसी होता है। तो हो इसमें बोल ये रहा है कि इनिशियली जो पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली फिल कर रही थी बॉटल को, बट यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जांपल यहाँ पे चीता का दिया है ना मैंने, ठीक है, ये चीता का एग्जांपल है। होता ये है कि बार बार ह्यूमन हंटिंग के चलते चीता का पॉपुलेशन क्या है, डिक्रीज़ होने लगा। यहाँ पे डिफरेंट अलीलिक यहाँ पे डिफरेंट उनके जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, कोई कोई प्लस है, कोई कोई माइनस है, वो तुम समझ जाना, ठीक है। ये वाला है नेक ऑफ द बॉटल एंड ये वाला है बॉटल, ठीक है। तो होता ये है कि एक्सेसिव हंट करने से इसका जो ये वाले पार्ट में मेजरली ये वाले पार्ट में जो है ख़त्म हो जाता है। मेजरली इस पार्ट में था, देखो इस वाले पार्ट में कितना ज़्यादा है, लेकिन इस क्या बोलते हैं, एक्सेसिव हंटिंग के चलते ये वाला जो पार्ट है बॉटल का, इस पार्ट से जो जीन्स है या फिर बोल सकते हैं कि चीता का जो पॉपुलेशन है वो पूरा ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ इतना सा पॉपुलेशन बच गया क्योंकि एक्सेसिव हंटिंग हो रही थी, ठीक है। ओनली दिस मच पॉपुलेशन लेफ्ट टू फिल द नेक ऑफ द बॉटल, ठीक है। अब ये ऐसा है, ये हो गया बॉटल नेक इफ़ेक्ट। अब आते हैं जीन माइग्रेशन पे। जीन माइग्रेशन क्या होता है ना, मूवमेंट ऑफ जीन होता है, ठीक है। इमिग्रेशन हो गया मान लो, या फिर एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स ऐड हो गए, एमिग्रेशन मतलब कि इंडिविजुअल मूव आउट कर गए। तो ऐसे ही जीन माइग्रेशन से भी जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है वो अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारे कुछ आपके पॉइंटर्स थे जिनसे जो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में फ्रेम हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हार्डी-वेनबर्ग को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।